नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी साठ संग्रह से क्लास 6 to 12 पढ़ रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर किताब है। ठीक है, और अभी हम लोग इसका जो है हर एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 6 होगा, मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति। ठीक है, तो इसी को जो है कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने जो मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली कंप्लीट किया था, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 6 मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी आ गया। ठीक है, तो इसका पहला लाइन है, वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, तो उसे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं। और वस्तुओं की मांग जब बढ़ती है और वस्तुओं की आपूर्ति घटती है, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, उसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, तो उसे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं। उसे और वस्तुओं की मांग बढ़ती है प्लस वस्तुओं की आपूर्ति घटती है, तो इससे जो है वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, और आपका जो है इसे ही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर देता है। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर की जाती है। औद्योगिक कर्मकारों के लिए, तो औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन जारी करता है? तो आपका श्रम ब्यूरो जारी करता है। ठीक है, तो औद्योगिक कर्मकारों के लिए जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन जारी करता है? तो आपका श्रम ब्यूरो जारी करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के कारण जो है अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो आपका वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। फिलिप्स वक्र, तो फिलिप कर्व क्या दर्शाता है? तो आपका मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के संबंध में दर्शाता है। ठीक है, तो फिलिप कर्व आपका क्या दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। वर्ष 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक, वर्ल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद उससे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कर दिया गया। ठीक है, तो अप्रैल 2014 से पहले आपका जो थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के बाद इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कर दिया गया। वाणिज्य बैंक, तो कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देते हैं? तो आपका सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर के माध्यम से देते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक आपका सरकार को किस माध्यम से उधार देते हैं? तो सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर के माध्यम से देते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो सावधि जमा है, फिक्स जमा का है, फिक्स डिपोजिट का है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रमुख समूह लिखा, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा, विनिर्मित उत्पाद और कुल वस्तुएं। ठीक है, तो आपका 2004-5 वस्तुओं की संख्या और 2011-12 और भारांश आपका 2004-5 और आपका 2011-12 में क्या था, इसका यहाँ पर डाटा दिया गया जो देखते हैं। तो प्रमुख समूह, तो वस्तुओं की संख्या, प्राथमिक वस्तुओं की संख्या 2004-5 में 102 थी और आपका जो 2011-12 में 117 हो गई। ठीक है, और भारांश आपका प्राथमिक वस्तुओं की 2004-5 में 20.12 हो गया और आपका जो है 2011-12 में 22.62 हो गया। ठीक है, प्रमुख समूह में आपका ईंधन एवं ऊर्जा वस्तुओं की संख्या थी 19 2004-5 में और आपका जो वस्तुओं की संख्या 2011-12 में 16 हो गया। ठीक है, और भारांश आपका जो है 2004-5 में 14.91 से लेकर आपका 2011-12 में 13.15 हो गया। ठीक है, यह पर घट गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका विनिर्मित उत्पाद, तो आपका विनिर्मित उत्पाद जो है 2000
2004-05 में 555 थी और 2011-12 में 564 हो गई, ठीक है। और विनिर्मित उत्पाद का भारांश 2004-05 में 64.97 था और 2011-12 में 64.23 हो गया, ठीक है। तो आपका टोटल कुल वस्तु 2004-05 में 676 था, ठीक है। और आपका जो है 2011-12 में 697 हो गया और इसका भारांश जो है 100 है 2004-05 में और 2011-12 में भी 100 था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह स्थिति जब मुद्रास्फीति संकुचन मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन एवं मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं। तो वह स्थिति जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन एवं मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुद्रास्फीति एवं मंदी। तो मुद्रास्फीति एवं मंदी रिसेशन की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है, तो गतिहीन स्फीति स्टैगफ्लेशन को दर्शाती है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति आपका गतिहीन स्फीति स्टैगफ्लेशन को दर्शाती है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। तो ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण के किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। तो गुणात्मक साख नियंत्रण क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल से आपका संभव है। अब स्फीति तो डिफ्लेशन। अब स्फीति डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका जो है वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में सतत गिरावट होती है। तो आपका अब स्फीति डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर पर सतत गिरावट दर्ज की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है और इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें +2% का अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का उधार जो हो सकता है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया और इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया और जिसमें +2% का अधिकतम अर्थात 6% और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। अस्थायी मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल किया था। अस्थायी मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल किया था खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ और ईंधन घटकों को कोर इन्फ्लेशन अस्थायी मुद्रास्फीति में गणना में शामिल नहीं किया था, ठीक है। तो इसको कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं किया था, ठीक है। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है, तो मौद्रिक नीतियों की समीक्षा आपका प्रत्येक 2 माह के उपरांत की जाती है। नगद आरक्षित अनुपात तो कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन साधन आपका मौद्रिक नीति का है, ठीक है। तो नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका मौद्रिक नीति का है, ठीक है। मौद्रिक नीति अब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया गया था, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। रेपो रेट का नियमन कौन करता है, रेपो रेट का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है, तो नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है, ठीक है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है, तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी, ठीक है। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। हेलीकॉप्टर मुद्रा तो हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। तो हेलीकॉप्टर मनी का जो है प्रतिपादन मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राज्य भविष्य निधि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है, तो राज्य भविष्य निधि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है, तो सार्वजनिक लेखा निधि में किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है, तो भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आ जाती है, जिसे मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आ जाती है, जिसे डिफ्लेशन कहा जाता है।
ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन ट्विस्ट आपका रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अनुसूचित वाणिज्य बैंक, तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका आधार दर बेस रेट कहते हैं। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों पर आधार की जाती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का अधिकार जो आधार आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा संकलित किया था? तो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया था? तो आपका सौमित्र चौधरी समिति के अनुशंसा पर। ठीक है। वस्तुओं की थोक कीमत, तो वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अभिजीत सेन को बनाया गया था। ठीक है। तो वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष अभिजीत सेन को बनाया गया था। विदेशी वाणिज्यिक उधारी, तो विदेशी वाणिज्यिक उधारी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग ईसीबी का कौन विनियमित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? तो बाजार की तरलता दर बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर बेस रेट आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत नीति लागत पर आधारित दर जो है आधारित ऋण दर MCLR को लागू किया था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों कमर्शियल बैंक की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है। तो नगद आरक्षित अनुपात CRR कहलाता है। ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता क्या करता? तो वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता वो क्या करता? तो रिवर्स रेपो रेट के रूप में कहलाता है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे सांविधिक तरलता अनुपात, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR कहते हैं। ठीक है। वित्त क्षेत्रक सुधार पर, तो वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR तथा नगद आरक्षित अनुपात CRR कम करने का जो दिया था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ठीक है। तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से जो है मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है होता है? तो आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्लोटिंग रेट लोन्स कहते हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन का प्रभाव, तो मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन का इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या है? तो आपका मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन। ठीक है। तो उत्पादक आपका लाभ। ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो आपका उत्पादक प्रभाव जो है उत्पादक जो है आपका लाभ हानि। ठीक है। तो मुद्रास्फीति लाभ होगा, तो आपका मुद्रा संकुचन हानि। उपभोक्ता आपका हानि और लाभ होगा। ठीक है। और ऋणी में आपका मुद्रास्फीति लाभ होगा, तो मुद्रा संकुचन में हानि होगा। ऋणदाता में आपका मुद्रास्फीति हानि होगा, तो मुद्रा संकुचन में लाभ होगा। निर्यात में आपका मुद्रास्फीति कमी होगा, तो आपका मुद्रा संकुचन वृद्धि होगा। आयात में आपका मुद्रास्फीति में वृद्धि, तो आपका इसमें कमी होगा। ठीक है। सार्वजनिक बचत में कमी और इसमें वृद्धि होगा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और कमी। स्थिर आय समूह में हानि लाभ। ठीक है। परिवर्तनशील आय समूह में लाभ हानि। ठीक है। व्यापारिक वर्ग में लाभ हानि और पेंशन भोगी वर्ग में हानि लाभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से, तो CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षित अनुपात रिजर्व रेशियो अथवा RBI का नियमित नीतिगत अनुपात पॉलिसी रेशियो कहा जाता है। ठीक है। तो CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से
आरक्षी अनुपात रिजर्व रेशियो अथवा आरबीआई का नीतिगत अनुपात पॉलिसी रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा जो कि आपका भारतीय वित्तीय बाजार, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।